Hello everyone. Hello everyone. Hope you're keeping well. Welcome to RM Mental Wellness Podcast Inside the Therapy Room. आज हम बात करने वाले हैं एक मेजर सवाल की जो बहुत लोग हमसे पूछते रहते हैं, क्या मुझे थेरेपी की ज़रूरत है या किन लोगों को थेरेपी की ज़रूरत है या कौन लोग थेरेपी में जा सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से साइन सिम्टम्स हो, कौन से प्रॉब्लम्स हो या कौन से डिसऑर्डर्स हो तो आप थेरेपी के लिए आ सकते हैं या अपने किसी लव्ड वंस, अपने किसी फैमिली मेम्बर को थेरेपी के लिए लेने के लिए कह सकते हैं। सो राही, प्लीज़ टेल अस कि पहला क्या इंडिकेटर होता है कि थेरेपी किसी को शुरू करनी चाहिए। राइट सो सबसे पहला इंडिकेटर होता है फंक्शनिंग। जब कोई इंसान को कोई भी काम करने में बहुत ही एफर्ट्स डालने पड़ते हो या तो फिर बहुत ही ऐसा लगे कि बहुत इजीली एरर्स हो जाते हैं जो पहले नहीं होते थे, या तो फिर उनको ऐसा लगे कि मेरे को बेड से निकलने में भी बहुत दिक्कत हो रही हो, दैट्स द फर्स्ट इंडिकेटर। अभी फंक्शनिंग में और भी चीज़ें आती है, जैसे कि वो ऐसे सो नहीं सकते, खा नहीं सकते, या तो बहुत नींद आ रही है, बहुत कम नींद आ रही है, बहुत भूख लग रही है, बिल्कुल ही भूख नहीं लग रही। तो ये सारे हो जाते हैं फर्स्ट इंडिकेटर्स। या ट्रू, जहाँ पे भी आपकी डेली लाइफ इम्पैक्ट होना शुरू होती है, सुबह उठने से लेकर, काम करने से लेकर, रात को सोने तक, खाना पीना, नहाना धोना, जो बेसिक काम है, बेसिक काम हमें लगता है हम सब कर ही सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ पे भी एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, तो सबसे पहला और मेजर इंडिकेटर है टू बिगिन और टू थिंक अबाउट थेरेपी। राइट। Adding to that, another major classic indicator is mood. अगर बिना वजह मूड खराब रह रहा है, उन चीज़ों में मन नहीं लग रहा है जहाँ पे पहले मन लगता था, उस चीज़ों में से भी एक्साइटमेंट मर गई है जो पहले एक्साइट करती थी। अगर ये चीज़ें हो रही है, मूड मतलब मन बहुत उदास रह रहा है, दुखी रह रहे हो, और ऑन द कॉन्ट्ररी अननेसेसरी चीज़ों पे गुस्सा आ रहा है, राइट। अननेसेसरी चीज़ों पे चिड़चिड़ाहट हो रही है, जो सामने मिला पहला उस पे गुस्सा आ रहा है, तो या तो इरिटेबल हो रहा है मूड, या दुखी हो रहा है, या अननेसेसरीली हैप्पी या अननेसेसरीली डिनायल में होके रियलिटी से परे होके बहुत खुश मूड हो रहा है, बी इट एनी सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीम चेंजेस इन द मूड। ये अनदर एक क्लासिक साइन है कि किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट करना ही चाहिए। यस एग्जैक्टली। एंड अलॉन्ग विथ मूड ऐसा होता है ना कि मुझे आज मेरा मूड बहुत लो है, मुझे कहीं बाहर जाने की इच्छा नहीं हो रही, तो थर्ड इंडिकेटर होता है सोशल विड्रॉल, कि कहीं पे भी जाने की इच्छा नहीं हो रही है। पहले मैं बहुत ही जॉली थी, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मुझे किसी से मिलने की इच्छा हो रही है, ना कहीं जाने की इच्छा हो रही है। दे स्टार्ट स्कीपिंग क्लासेस, वो ऐसे ऑफिस में जाना टालते, वर्क फ्रॉम होम की डिमांड करते रहते हैं कि नहीं मुझे बाहर नहीं जाना, इफ आई कैन वर्क फ्रॉम होम दैट वुड बी बेटर। तो जब उनका सोशल विड्रॉल हो जाता है, आई गेस दैट्स द थर्ड इंडिकेटर। या ट्रू, क्योंकि वो बहुत रिस्की है। Yes. बहुत रिस्की है कि जो इंसान जॉली था, सबसे मिलता जुलता था, और वो अचानक से फिर अपने आप को विड्रॉ कर रहा है, आइसोलेट ही हो जाते हैं वो लोग। आइसोलेट कर रहे हैं। राइट। अलॉन्ग विद दिस, जब क्योंकि आपने सोशल विड्रॉल की बात की, मुझे एक और चीज़ याद आ रही है विच इज़ कोपिंग। हम सबका अपना तरीका होता है स्ट्रेस से कोप करने का, या किसी के आगे वेंटिलेट कर दिया, या किसी फ्रेंड को फ़ोन करके बता दिया, या रो लिया, या पिक्चर देख ली, ऑल दैट इज़ फाइन। लेकिन कई बार जब इंसान बहुत स्ट्रेस में होता है, और अगर आप देख रहे हो फॉर योर रिलेटिव, योर लव्ड वन और योर फैमिली मेम्बर, या अपने आप के लिए भी, कि कोई गलत अनहेल्दी कोपिंग पैटर्न्स बन रही है, सबसे अनफॉर्चुनेट और सबसे इजी अवेलेबल इज either the person starts smoking, drinking, drug use, और चलो ये तो बड़ी फिर भी सो कॉल्ड थोड़ी एग्जैजरेटेड है, छोटी छोटी भी पुअर कोपिंग है जो दिखती नहीं है, लोग आइडेंटिफाई नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल बिंज ईटिंग है ना, तो कि बहुत टाइम से नोटिस कर रहे हो कि बहुत मतलब अननेसेसरी जंक और वगैरह बिंज ईट हो रहा है, या फिर बिंज वॉचिंग चल रहा है, पूरे दिन पड़े रह के सिर्फ बस कुछ देखते रहो और कुछ करना नहीं है। तो ये सारी जब कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप होते हैं, चलो ये भी कभी कभी दिखते हैं। अनदर रिस्की वन है सेल्फ हार्म, जहाँ पे आप अपने एक्सट्रीम एंगर को कंट्रोल करने के लिए एक ब्लेड लेके अपने आप को हार्म करते हो, या फिर जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कुछ फेंक दे रहे हो, है ना, या फिर एनी फॉर्म जहाँ पे आप अपने आप को नुकसान कर रहे हो।
तो ये भी एक बहुत आई वुड से कीपिंग अ ट्रैक ऑफ द नंबर, प्रॉब्लम द फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ कोपिंग। अगर इंसान कोई अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म अपना रहा है या पहले से अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म ही थे, वो और अनहेल्दी होते जा रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ती जा रही है, तो भी एक ऑब्वियस है कि भाई थेरेपी शुरू करनी पड़ेगी। डेफिनेटली डेफिनेटली। और जो कोपिंग से उनको टेम्पररी रिलीफ मिलता है ना उनके विचारों से, आई गेस दैट बिकम्स अनदर इंडिकेटर कि उनको इतने एक्सट्रीम्स पे विचार आते रहते हैं कि वन साइड ऑफ द माइंड सेज दैट यू आर अनलवेबल, यू आर अनवर्दी, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर इनकम्पिटेंट। तो और दूसरी साइड ऑफ द ब्रेन कहता है कि नहीं नहीं यार, दुनिया तो मेरे को कैसे देख रही है, मे बी यू नो आई डोंट लुक गुड, व्हाट इफ ये, व्हाट इफ ये, एंड फिर व्हाट इफ की पूरी लूप चलती रहती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस अगेन उनकी फंक्शनिंग, अगेन उनका मूड इम्पैक्ट होने लगता है। सो आई गेस जब मूड आपके बहुत ही एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं, जहाँ पे आपको उसका ब्लैक एंड वाइट दिख जाए कि इधर मैं बहुत ही खराब हूँ बट फिर वाइट एरिया दिखता ही नहीं है, आई गेस दैट बिकम्स अनदर इंडिकेटर कि हम ऑल और नन पे थिंकिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। टॉकिंग अबाउट थिंकिंग, तो मतलब इस पे तो हम कितनी ही बात कर सकते हैं, लेकिन यस पीपल, थॉट्स आर अनदर मेजर इंडिकेटर। अगर बहुत नेगेटिव थॉट आ रहा है, जो कि इन जनरल हम सबको आते ही है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ रही है, या फिर टाइप ऑफ नेगेटिव थॉट भी कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब है, एग्जैक्टली बहुत परेशान कर रहा है, आप पुराने विचारों से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो, या फिर एक का एक विचार 50 बार आए जा रहा है, तो वहाँ पे द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज वो सामने वालों को दिखता नहीं है, yes. है ना। कोई दारू पी रहा है तो दिख जाएगा कि यार तूने दारू पीना शुरू कर दिया, या तू पार्टी में क्यों नहीं आया। लेकिन किसी के अंदर जो नेगेटिव विचार इधर चलते रहते हैं, लूप चलता रहता है, वो किसी को दिखता नहीं है, लेकिन वो इक्वली हार्मफुल है। तो प्रॉबेबली जस्ट समराइजिंग दिस सेगमेंट, अगर कभी भी फंक्शनिंग, मूड, थॉट्स, आपका कोपिंग वगैरह इम्पैक्टेड हो, तो क्लियर इंडिकेटर्स है कि आपको थेरेपी शुरू करनी चाहिए। राइट। सो नाउ द पॉइंट इज कि ये सारे सिम्टम्स या जो फंक्शनिंग के इश्यूज है वगैरह, इन जनरल आप देखोगे आपको गूगल पे मिल ही जाएंगे, राइट। आप डालो क्लिनिकल डिसऑर्डर्स, डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है एज सच। क्यों? क्योंकि आप गूगल पे डालो डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, आपको सब मिल जाएगा। लेकिन एक पैटर्न जो हमने ऑब्जर्व की है, डिस्पाइट हैविंग मल्टीपल वेबसाइट्स, मल्टीपल सिम्टम्स ऑन इंटरनेट, इवन क्वेश्चनर्स, what we talked about last time कि लोग सेल्फ रेटिंग करके आते हैं। तो डिस्पाइट हैविंग ऑल ऑफ इट, जब खुद के साथ कुछ होता है या अपने परिवार में कुछ हो रहा होता है, तो लोग रिलेट नहीं कर पाते वो पढ़े हुए सिम्टम्स को और जो एक्चुअल में दिखता है वो। सो वी वांट टू डिस्कस आवर ओन केसेस, आवर ओन क्लाइंट्स, जिनके थ्रू शायद आप समझ सकते हो बेटर कि जब डिप्रेशन, एंजाइटी या जो भी है वो एक्चुअली किसी इंसान को होता है, तो वो कैसे दिखता है, वो कैसे बाहर आता है, राइट। So I would like to share a story of a client, a female. She was 32 years old and when she came for therapy, घर पे बहुत ही लड़ झगड़ के किसी को बताए बिना थेरेपी के लिए आए थे वो। So when she came, she was at her in-laws place, जहाँ पे उनको बहुत ही नेक्स्ट लेवल का वर्बल अब्यूज होता था। उनके इन लॉज उनको बताते रहते कि तू कैसी है, तू कितनी खराब है, तेरे में तो कुछ अक्ल ही नहीं है, तू एक नंबर की फेलियर है, कि मेरे बेटे ने कैसे तेरे को पसंद कर लिया। एंड शी ग्रू अप लिसनिंग टू ऑल ऑफ दैट। एंड उनके बचपन में भी उनके पेरेंट्स भी उनको यही बताते रहते थे कि तू कैसी है, तेरे से इतना नहीं होता, तेरे से इतने मार्क्स नहीं लाए जाते। सो बेसिकली शी ग्रू अप लिसनिंग टू ऑल ऑफ दैट। एंड ऑन टॉप ऑफ इट उनके हस्बैंड भी उनको वर्बली अब्यूज करते थे। नाउ द थिंग इज दैट 6 months बैक हर हस्बैंड ऑल्सो स्टार्टेड फिजिकली अब्यूजिंग हर, कि उनको ऐसे आके मारते थे, उनका सारा फ्रस्ट्रेशन काम का उन पे निकालते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट शी फेल्ट कि ओके मे बी मेरे अंदर कोई वर्थ है ही नहीं, आई एम कम्प्लीटली वर्थलेस। Initially she mentioned that during her school days she was very intelligent, टॉपर थे एक नंबर पे, और घर पे इसीलिए होता था ना कि सेकंड रैंक आए तो ऐसा बताते कि तू सेकंड रैंक लेके आई, बहुत ही खराब है सेकंड रैंक, राइट। तो तब वो हमेशा से टॉपर रहे हैं, बट जब से शादी की है तब से एक तो उनसे काम छुटवा दिया है, शी कांट वर्क बिकॉज शी गॉट मैरिड, तो कोई काम नहीं है जिसकी वजह से शी फील्स वर्थलेस इवन मोर। तो काम नहीं है, घर से कॉन्स्टेंटली ये सारे डायलॉग स्टेटमेंट्स उनको मिलते रहते कि तू ऐसी है, तू वैसी है, तू कैसी है, ये वो।
और जब हस्बैंड ने मारना स्टार्ट किया तब से शी स्टार्टेड हैविंग सुसाइडल थॉट्स ओह कि इससे अच्छा इट्स गुड दैट आई एंड इट ऑल। ना वो काम कर सकती थी, वैसे डेली रिचुअल्स जो होते हैं ना वो भी नहीं कर सकते थे। सो एक तो वर्क स्टॉप हो गया, सुसाइडल आइडिएशंस थे, उनको एकदम ही वर्थलेस फील हो रहा था, एंड एडिंग टू द स्ट्रेस 3 months बैक शी हैड अ बेबी गर्ल। और वो प्रेगनेंसी उनके लिए इतनी डिस्टर्बिंग, इतनी डिस्ट्रेसिंग रही है, ना कोई सपोर्ट मिला था उनके इन-लॉज़ के साइड से, और घर पे उनको बोल दिया था कि देख अभी शादी हो गई है, अभी हमारा कोई रोल प्ले नहीं होता। तो शी हैड नोबडी टू शेयर हर वरीज विद। तो प्रेगनेंसी में भी बहुत डिस्ट्रेस था। प्रेगनेंसी जब खत्म हुई, जब व्हेन शी डिलीवर्ड, तब भी उनको बहुत ही प्रॉब्लम्स होते थे, उनको पोस्टपार्टम डिफिकल्टीज तो बहुत ही ज़्यादा हुई थी, फिजिकल एंड मेंटल बोथ। वो ना काम कर सकते थे, ना उठ सकते थे, और घर पे फोर्सिबली उनको सारा काम करवाया जाता था। देन वन डे शी थॉट दैट ओके मे बी आई शुड लीव इट ऑल, और वो घर छोड़ के एक होटल में रहने चले गए, जहाँ से शी स्टार्टेड थेरेपी विथ मी। कि वहाँ से वो मुझे बताते थे कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई डोंट फील लाइक लिविंग एनी मोर, बट मुझे जीना है, बट मुझे जीने में कोई ऐसा पर्पस दिखता ही नहीं है। वॉट एम आई अलाइव फॉर, मैं क्या ही कर रही हूँ, ना मैं पैसे कमा रही हूँ, ना मेरे से बेटी का ध्यान रखा जा रहा है, एंड ना मेरे से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो उनकी फंक्शनिंग भी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, बिकॉज दिस थॉट्स केम टू हर माइंड स्पेशली एट नाइट। रात को इतने ज्यादा थॉट आते थे विच केप्ट हर अवेक फॉर द एंटायर नाइट। तो ना वो सो सकते थे। शी मेंशन्ड दैट शी लॉस्ट ऑलमोस्ट अराउंड 12 kgs आफ्टर अ डिलीवरी। सो 3 महीने में 12 kg उन्होंने लूज किया था, ना खाने की इच्छा, ना कुछ करने की इच्छा। शी वुड ले इन हर बेड, और बच्ची को साथ में लाई थी, तो बच्ची के जो होते हैं उनको ये उनका जो भी मेंटेनेंस और वो सब होता है, she could just do that, and that too after a lot of efforts. And then we started therapy, and then she was diagnosed with depression. Yeah, this is how डिप्रेशन लुक्स लाइक, Right. जहाँ पे शायद हम उसे मिस कर दे ऐसे कि हाँ ठीक है थोड़ी सी दुखी है, या ऐसा तो सबके घर में होता ही है, पर इतना प्रोमिनेंट कि फंक्शनिंग एज यू सेड इम्पेयर्ड है, थॉट्स ऐसे आ रहे हैं और सुसाइड करने का मन हो रहा है, वहाँ तक अगर जा रहा है, सो इट्स अ क्लियर साइन एंड Right. क्लियर डायग्नोसिस ऑफ डिप्रेशन। या सो पता है, जब आप ये डिप्रेशन वाली बात कर रहे थे, कुड थिंक ऑफ अनदर केस ऑफ माइन, जहाँ पे ये हॉस्पिटल में मैंने ये क्लाइंट देखा था पहले जब मैं हॉस्पिटल में काम करती थी। तो जिसे डिप्रेशन में होता है कि मूड बहुत ही दुखी रहता है, या फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता, उसका एक और एंड अदर साइड ऑफ स्पेक्ट्रम होता है विच इज़ मेनिया, जहाँ पे कई बार अगर मैं क्लासिक बात करूँ तो बिना किसी वजह के इंसान बहुत खुश रह रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं तो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के कांटेक्ट में हूँ, मैं एक फ़ोन करूँगा ना 10 एमएलए दौड़ते आ जाएंगे, दैट सॉर्ट ऑफ आइडियाज समवन मे हैव। या फिर बॉडी में इतनी एनर्जी या एक्टिविटी है कि एक सेकेंड बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते, नॉट बिकॉज नींद आ नहीं रही है, लेकिन उनको नींद की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, उतना एक्टिव होता है। तो वन ऑफ इट इज़ मेनिया, एंड अनदर थिंग जो जिसको लेकर बहुत कम अवेयरनेस है हमारे यहाँ पे, विच इज़ स्किज़ोफ्रेनिया, जहाँ पे बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो इंसान रियलिटी से परे रहता है, विच मीन्स कि अगर रियलिटी में मुझे यहाँ पे ये कप दिख रहा है क्योंकि कप है, पर शायद मुझे ऐसी कोई परछाइयाँ दिख रही हैं जो नहीं है, या फिर वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो नहीं है ना। शायद मैं कह रही हूँ कि राही यहाँ से 5 किलोमीटर दूर उस होटल में बैठ के मेरे अगेंस्ट वो लोग प्लान बना रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं कि मैं 5 किलोमीटर दूर का सुन सकूं, पर ऐसा एक्चुअल में इंसान को लगता है। तो ना इंसान झूठ बोल रहा है, ना नाटक कर रहा है, सच में उन्हें ऐसा लगता है। एंड यस, बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आते हैं, मोस्टली पैरानॉइड, कि मेरे बॉडी में एक चिप डाल दी गई है तो मुझे सब ट्रैक कर रहे हैं, या फिर मेरे पेट में कीड़े घूम रहे हैं इसीलिए मुझे मोशन नहीं आ रहा है, या फिर एज सिंपल एज कि मेरी बीवी का या मेरे हस्बैंड का पक्का किसी से अफेयर चल रहा है, Right. 50 बार चेक कर चुके हैं, कुछ भी नहीं निकलता, फिर भी ये शक रहता है। तो जब इंसान अपनी रियलिटी से, वास्तविकता से परे हो जाता है, और उसमें तो उस एक्सटेंट तक होता है कि इंसान कितने दिनों तक शायद नहाए धोए नहीं, खाए पिए नहीं, या फिर इधर उधर घूमे, या फिर इतना गुस्सा आए अपने बॉडी पे, अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, तो गुस्से में गाली गलौज, मार पीट, बहुत
आम बातें हो जाती है इन केसेस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया या मेनिया। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे इन चीज़ों के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास सबसे अंत में ले जाया जाता है। एब्सोल्युटली, ठीक है, यस, शुरुआत होती है कोई बाबा पीर फकीर से, तांत्रिक बाबाज एंड ऑल तांत्रिक देम। वगैरह, जो भी फेमस एक्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर मंदिर है जहाँ पे ये भूत बुआ ये सब उतारने की झाड़ फूक होती है। ठीक है, फेयर करो, मतलब हम तो वो भी मना नहीं करते, ठीक है जो आपको करना है करो, लेकिन ये वाले डिसऑर्डर्स मेनिया और स्किज़ोफ्रेनिया जो हम बता रहे हैं, इन केसेस में आप जहाँ मर्जी घूम लो, साइकियाट्रिक मेडिकेशन लेनी ही पड़ेगी। राइट, तो अगर आप कभी भी आपके आसपास ये चीज़ें देखते हो, तो बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन या बीइंग अवेयर पर्सन, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आप कोशिश करना कि आप जो भी एक्स पर्सन है या उनकी फैमिली है उनको एक्सप्लेन कर सके कि प्लीज़ इनको एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जाएं। सो यस, ये क्लिनिकल पिक्चर्स सुनने में शायद आपको हंसी आ रही होगी या फनी लग रहा होगा, बट इट्स नॉट फनी, इट्स डैम सीरियस। एंड जितना डिले होता है ट्रीटमेंट में, उतना प्रॉब्लम बढ़ती है या मतलब क्लिनिकल पिक्चर वर्स हो जाता है। तो डिप्रेशन, मेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, all of it requires immediate psychiatric consultation. सो हैव यू एवर सीन और हर्ड समवन जो आके आपको फ्रीक्वेंटली बताते कि यार मेरे को तो बहुत टेंशन हो गया, या आपको बताते हो कि यार मैं बहुत ही व्हाट इफ के लूप में फंस गया हूँ कि व्हाट इफ मैं फेल हो गया, व्हाट इफ इसने मेरे को रिजेक्ट कर लिया, या तो बहुत ही सिंपल व्हाट इफ मैं लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो दिस कुड बी नथिंग बट एंजाइटी। Yeah, true, right. टॉकिंग अबाउट एनजाइटी डिसऑर्डर्स, जिसको सब मतलब वो जो बहुत सालों तक ना अनडायग्नोज्ड ही रहता है, क्योंकि उस इंसान को लोग ऐसे ही जानते हैं कि ठीक है ये तो बहुत टेंशन वाला है, या ये बहुत शर्मीला है, या ये इसको तो बहुत जल्दी घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। बट इट मे बी जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर और सोशल एनजाइटी डिसऑर्डर और सेपरेशन एनजाइटी, यू नेवर नो। लेकिन हाँ, वो अनडायग्नोज्ड रह जाता है काफ़ी टाइम तक। एंड एडिंग वन मोर एनजाइटी डिसऑर्डर हियर, विच इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD, जो आजकल बहुत सीरीज़ वगैरह में यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे लोगों को एक ही चीज़, OCD सुन के एक ही चीज़ समझ में आती है कि अरे जिसको सब साफ सुथरा रखना है, जिसको सब ऑर्गेनाइज रखना है, जो इंसान बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोता रहता है, दैट इज़ OCD। एंड नो, आई मीन OCD इज़ नॉट लिमिटेड टू दैट। एक क्लाइंट का केस शेयर करना चाहूँगी आपसे, ताकि आपको उसकी डेप्थ समझ में आए कि होता क्या है। सो देयर इज़ अ क्लाइंट, आई एम सीइंग अ 14-year-old बॉय, ठीक है, 14 साल का लड़का है, स्कूल में है, अभी पढ़ रहा है, और उसको ऐसे विचार आते हैं कि अगर मैंने, मान लो ये कप उठा रहा हूँ, 10 बार नहीं उठाया, 1, 2, 3 ऐसे 10 बार नहीं उठाया, तो मेरी मम्मी पापा को कुछ हो जाएगा। ओह, या और रैदर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और रैंडम विचार आ रहा है कि ये छत गिर जाएगी और हम सब मर जाएंगे। या फिर जब साइकिल चला के स्कूल या ट्यूशन जा रहा है, तो उसको बहुत बहुत विचित्र इमेजेस आती है, वियर्ड इमेजेस आती है कि जैसे साइकिल ब्रिज से नीचे गिर रही है, या साइकिल में एक और स्पीड लग गई, बहुत स्पीड में जाके किसी से एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। एंड ऑल्सो एडिंग हियर वन मोर थिंग विच ही फेसेस, विच इज़ वेरी स्ट्रेसफुल फॉर हिम, कि जब भी वो कभी घर में रिचुअल है, जैसे हम सबके घर में होता है ना, सुबह उठ के बेसिक एक जो मंदिर होता है घर का, वहाँ पे दिया जलाते हैं या अगरबत्ती करते हैं, ऐसा कुछ। तो एवरी टाइम ही इज स्टैंडिंग देयर और भगवान जी के सामने खड़े हैं, तब उनको विचार आते हैं या उनके दिमाग में एक इमेज आती है एज इफ वो किसी को मार रहे हैं, ठीक है। नाउ इट इज़ एन इमेज जो उनके दिमाग में आती है। अब ये सारी चीज़ वो किसी से शेयर नहीं कर पाते। दिस पुअर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम 2 years, कुड नॉट शेयर इट विथ एनीवन। क्यों? क्योंकि डर लगता है कि अरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे कि मैं उनके मरने के बारे में सोच रहा हूँ, या फिर मैं कितना चीप हूँ, मैं कितना बुरा हूँ कि मुझे भगवान जी के सामने खड़े रह के ऐसे विचार आ रहे हैं। दिस इज अबाउट दिस बॉय। देन देर आर लॉट ऑफ अदर क्लाइंट्स हु कम विद द कंप्लेन्स ऑफ कि मान लो भगवान के सामने खड़े हैं या अदरवाइज भी कुछ रैंडम सेक्सुअल ख्याल आ रहे हैं या मास्टरबेशन रिलेटेड ख्याल आ रहे हैं, जो कि इन जनरल हमारे कल्चर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा
स्ट्रेसफुल होता है लोगों के लिए कि True. छी मुझे ऐसे हम्म। विचार क्यों आ रहे हैं, राइट? या फिर कुछ लोग होते हैं जो आउट ऑफ ओसीडी, ड्यू टू ओसीडी, पुराना सामान वगैरह सब इकट्ठा करते रहते हैं, Right. होल्ड करते Hoarding. रहते हैं, जाने नहीं दे सकते। क्यों? और ऐसा नहीं है कि मतलब नो ऑफेंस, लेकिन थोड़ा तो हम सबकी मम्मियों का रहता है ना कि 50 साल पुराने वे स्टील के बड़े बड़े डब्बे वगैरह सब जमा के रखा है स्टोर रूम में। सो इट्स नॉट जस्ट दैट सिंपल ऑफ होर्डिंग, बट इट इज मोर ऑफ कि अगर मैंने ये जाने दिया और कुछ बुरा हो गया तो, उसका कुछ नेगेटिव आउटकम आ गया तो, है ना? तो ये सारे जो थॉट्स हैं, ये ओवर थिंकिंग नहीं है, ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, ये ओसीडी रिलेटेड थॉट्स है, या फिर हमारी भाषा में बोले तो ऑब्सेशंस है, इंट्रूसिव थॉट है। यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि लोग शेयर नहीं कर पाते दूसरे लोगों से कि मुझे ऐसे विचित्र विचार आ रहे हैं, उन्हें खुद नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों हो रहा है वगैरह। तो यहाँ तक ठीक है, मान लो विचार आ रहे हैं, ओके, पर द वर्स्ट पार्ट इज इन विचारों को चलते या इन विचारों को रोकने के लिए वो इंसान कोई एक्टिविटी बार बार करते हैं, जिसे हमारी भाषा में कंपल्जन कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर मैंने ये एक बार लिया तो कुछ हो जाएगा, 10 बार लूंगी तो कुछ नहीं होगा, या फिर 40 बार हाथ धो लिए, यहाँ तक हाथ धो लिए, या फिर अगर मैं वॉक कर रही हूँ तो 2 कदम आगे फिर 2 कदम पीछे, ऐसा 2 बार 3 बार करूंगी, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी। Right. तो जब ये कंपल्जन्स होते हैं, रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, तब आसपास के लोगों को दिखता है कि यार ये क्या कर रही है, ये मतलब बर्तन धोने में 2 घंटा कैसे लग सकता है, एक बार धो लिया उसके बावजूद 3 बार वापस लेके रखना क्यों हो रहा है? तो या तो होर्डिंग हो गया, या हैंड वॉशिंग हो गया, या काउंटिंग हो गया, रिपीटिंग हो गया, या फिर अनदर कॉमन थिंग कि गैस है, लाइट है वगैरह, बार बार चेक कर लिया, बंद तो है, बंद तो है, खुला तो नहीं रह गया, खुला तो नहीं रह गया। तो ये सारी चीजें जब दिखना शुरू होती है, तब लोगों को समझ में आता है यार कुछ तो प्रॉब्लम है। और फिर लोग उसे कैसे टर्म करते हैं, अरे ये तो पागल है यार, क्या कर रहा है, कौन ऐसे 2 बार करता है, कौन ऐसे यहाँ तक हाथ धोता है, किसको ऐसे तैयार होने में इतना टाइम लगता है ना? तो फिर मतलब जब हमारे पास आता है क्लाइंट, अगेन घूम फिर के थक हार के आता है, तब समझ में आता है कि ये इंसान अपने शौक से 50 बार हाथ नहीं धो रहे हैं, अपने शौक से इस मग को 10 बार नहीं उठा रहे हैं, या मतलब वो चीप नहीं है कि जानबूझ के ऐसे ख्याल आ रहे हैं सेक्सुअल या भगवान को लेकर या किसी को हर्ट करने को लेकर। ये उस डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है, विच इज ओसीडी। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है कि जितना डिले करते हो उतना ये चीज़ रुक मतलब ट्रीटमेंट नहीं हो पाती, एंड वर्स्ट कई बार हमारे पास आते हैं लोग 20-30 साल के बाद। Oh, right. सोचो 20 साल की ओसीडी की हिस्ट्री है The और आ damage रहे is हैं, already done. द डैमेज इज ऑल डन। Right. तो फिर रिपेयर करने में बहुत टाइम बहुत लगता है, time. और प्रॉब्लम ये भी है ना, फिर उसको लोग उस इंसान की पर्सनैलिटी समझ के एक्सेप्ट कर लेते हैं, Right. परिवार वाले, अरे ये तो ढीली है काम में, अरे ये तो हम्म। स्लो ही है, अरे ये तो बहुत साफ सुथरी है, ये तो जब तक एक प्लेटफॉर्म पे 10 बार पोछा नहीं लगाएगी ना, इसका तो काम खत्म नहीं होगा। Right. तो लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है, चलती रहती है। फिर जब कुछ और होता है और कुछ बढ़ जाता है, तब जाके भाग के हमारे पास आते हैं, अगर आते हैं तो अगर आप भी आपके अराउंड कहीं पे कुछ देख रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार डूड दिस में बी वर्थ गेटिंग चेक्ड फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट, तो आई मीन बीट ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, Right. स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, डोंट इग्नोर इट, डोंट वेट कि मतलब लेट इट बी, देखा जाएगा। So मैम अगेन जो भी आपने बताया दैट इज क्वाइट विजिबल। आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विच इज वेरी अनयूजुअल। आई एम श्योर आपको पता नहीं होगा। क्या आपने कभी आपके आसपास किसी को ऐसा बोलते हुए सुना है कि यार मेरे को तो बहुत हेडेक हो रहा है, गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, और इतनी बार डॉक्टर्स को मिल लिया हो, ये टेस्ट वो टेस्ट, एक्सरेज करवा दिए, ईसीजी करवा लिए, ईईजी करवा लिए, काफ़ी बार उनको ऐसा हो कि चल रहे और वो गिर जा रहे, उसका भी टेस्ट करवा लिया हो उनको, बट कोई भी टेस्ट कुछ डिपिक्ट नहीं कर रहा है, कुछ एग्जामिन नहीं हो रहा है। तो काफ़ी बार फिजिशियंस उनको ये बताते कि ऐसा हो तो आप कोई साइकोलॉजिस्ट को मिल लो। एंड यस, इसमें साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। काफ़ी बार जब हमें कुछ दुख रहा हो, बीट हेडेक, बीट एनीथिंग, और जब वो फिजिकल एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आता हो, देन इट कुड बी साइकोसोमैटिक, जो है मनोदैहिक रोग। या ट्रू ट्रू। बहुत बार ऐसा होता है जब क्लाइंट पहली बार आता है ना,
लिटरली इतनी फाइल्स लेकर आते हैं, Yes. इतनी फाइल्स, इतना रोते हैं कि 10 साल से मैम ये चल रहा है. As you mentioned, I have a client going right now. 50-year-old female comes from a very poor socioeconomic background. और उन्होंने गैस्ट्रिक ट्रबल है कि मुझे अंदर गैस भर रही है और मुझे बहुत जलन होती है, एसिडिटी होती है. इतनी एंडोस्कोपी कराई है, इतने टेस्ट कराए हैं, कुछ भी नहीं निकला. और फिर थक हार के कोई एक्स फिजिशियन ने बोला, कम से कम 25-30 डॉक्टर को तो दिखाया होगा उन्होंने इतने सालों में, किसी डॉक्टर ने बोला कि नहीं आपका प्रॉब्लम तो साइकोलॉजिकल है, जाओ, है ना. तो ये एक चीज़ है. इवन द फॉल दैट यू मेंशन, कई बार बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि वो मान लो किसी सिचुएशन में गिर जा रहे हैं या फिर कंप्लीटली शट ऑफ हो जाते हैं, तो वहाँ पे देखने वाले को कभी कभी ये लग रहा है कि यार खींच आई है क्या, उसीलिए ईसीजी वगैरह Yes. ईईजी वगैरह सॉरी निकलवाते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता. अगेन सारे टेस्ट, कुछ नहीं मिलता. तो हमें यहाँ पे ये चीज़ भी बहुत समझनी ज़रूरी है, मन और शरीर एक है, ठीक है, माइंड और बॉडी रिलेटेड है. अगर हाथ में दर्द हो रहा है तो और भी कहीं दिक्कत होगी, पैर में हो रहा है तो भी उसकी कहीं और इम्पैक्ट होगी. Definitely, तो yes. सेम ये भी हमारे शरीर का ही एक हिस्सा है, Right. दिमाग. तो अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो वो शरीर के माध्यम से बाहर निकालेगा, Right. और शरीर में भी कुछ दिक्कत है तो भी वो विचारों के माध्यम से बाहर निकालेगा. Definitely. तो ये माइंड बॉडी रिलेशनशिप वाले भी कुछ डिसऑर्डर की कैटेगरी होती है, इधर साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, सोमेटाइजेशन, डिसोसिएशन, बहुत सी चीज़ें हैं. तो टेक्निकलिटी में मत जाइए, लेकिन हाँ अगेन अलोंग विथ डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, मेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, हर चीज़ की तरह आपको इसका भी एक वॉच रखना है कि कहीं किसी को ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट कर रही हैं, या ऐसा कोई क्लिनिकल पिक्चर आपके आसपास आपको दिख रहा है, तो प्लीज़ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को उनको कंसल्ट करने के लिए बोलें. डेफिनेटली. काफी बार इसको ढोंग के फॉर्म में भी बताया जाता है, स्पेशली बच्चों के साथ, कि इसको ना पक्का स्कूल नहीं जाना इसीलिए ये सब करता है, इतनी बार तो टेस्ट करवा लिए, इतने डॉक्टर्स को तो मिलवा लिया, पक्का इसको ना स्कूल में कोई दिक्कत हो रही है, तो ऐसे ही बस स्कूल नहीं जाना, बहुत लेजी हो गया है. बट दिस कुड बी मोर देन लेजीनेस. अनदर स्पेक्ट्रम जो कि स्वभाव के रूप में दिखता है. फॉर एग्जाम्पल, सबके परिवारों में कोई तो ऐसे 2-3, इफ़ आई मे यूज़ द वर्ड, नमूने होते हैं. वाई एम आई यूजिंग द वर्ड नमूने, इसके लोग उन्हें वैसे ही परसीव करते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं. कोई ऐसा है जो बहुत ही शक्की है, मतलब भयंकर शक्की है, घर में हर जगह ताले लगा के रखे हैं, खुद के घर में जबकि वो रिस्की नहीं है फिर भी कैमरा लगा के रखा है, कभी किसी पे विश्वास नहीं होता, कभी किसी से दोस्ती नहीं होती. तो कुछ ऐसे तरीके के लोग होते हैं जिनका स्वभाव, मतलब हम उन्हें वैसे ही जानते हैं कि ये तो ऐसा है. या फिर कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव है ना. आज ये करियर पिकअप कर ली, कल ये करियर पिकअप कर ली, आज गुस्से में मार दिया किसी को, कल उसी इंसान पे उतना प्यार आया कि उसको छोड़ा नहीं जाता. या फिर वही कि एक दिन गुस्से में सेल्फ हार्म कर लिया, दूसरे दिन प्यार से सबको मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं. इतना एक्सट्रीम फंक्शनिंग हो सकता है. या फिर कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जहाँ पे जिसको हम बहुत डोमिनेटिंग समझते हैं कि यार ये तो कुछ भी हो जाए ये अपनी ही चलाएगा, किसी की परवाह ही नहीं है, किसी के इमोशन की कदर ही नहीं है. तो यूजुअली क्या होता है, हम सब इन पैटर्न्स को या इन स्वभाव की लक्षणों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बस उसके बारे में हंसी मजाक बना के कह रहे ये तो ऐसे ही है, Right. ये हमारा वो फूफा का ये वो बेटा वगैरह ये नमूना है. बट डू यू नो देयर एग्जिस्ट अ कैटेगरी कॉल्ड एज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. तो ये जो कुछ कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए ना, इट कुड बी पैरानॉइड पर्सनैलिटी, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी, एंड देयर आर मेनी मोर. अगेन टेक्निकलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर एक सिंपल चीज़ याद रखनी है, अगर किसी इंसान का जो स्वभाव है वो उतना एक्सट्रीम है, बी इट इमोशनल इम्पल्सिविटी या सोशल विड्रॉन, या बी इट डोमिनेशन, या बी इट परफेक्शनिज्म, या बी इट पैरानॉइड टेंडेंसी, कोई भी हो, अगर वो इतनी एक्सट्रीम में है कि वो उस इंसान की डेली फंक्शनिंग इम्पैक्ट कर रहा है, रिश्ते नहीं बनाने दे रहा है, करियर नहीं बनाने दे रहा है, रिलेशनशिप, मतलब हर डोमेन में अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, अगेन दिस requires a psychological evaluation. Right.
फॉर श्योर. सो देर एग्जिस्ट दिस कैटेगरी टू, जो सबसे निग्लेक्टेड होती है, जिसके पेशेंट्स हमारे पास सबसे लेट आते हैं, लेट, हाँ. या फिर आते हैं विद अ डायग्नोसिस ऑफ डिप्रेशन एंजाइटी. हम्म. पर जब डिटेल में जाते हैं तब पता चलता है कि हाँ चलो डिप्रेशन एंजाइटी तो है ही, पर उसका मेन रीजन या उसके पीछे का डीपर पर्सनालिटी प्रॉब्लम इज दिस पर्सनालिटी डिसऑर्डर. राइट. सो यस, ऐसा भी अगर आपको आपके ध्यान में ऐसा कोई नमूना है सो कॉल्ड, जिसको आप ऐसे लेबल कर रहे हैं, यू मस्ट कंसिडर गोइंग टू अ प्रोफेशनल फॉर कंसल्टेशन. राइट, ऑफ कोर्स. एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट कि ये डायग्नोसिस होता क्या है, इसमें और डीपली जानना चाहते हो, तो थैंकफुली वी हैव अ लॉट ऑफ मूवीज अराउंड इट. वन सच इज बहुत ही कॉमन डियर जिंदगी, जहाँ पे वो बताते हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमास क्या होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज क्या होते हैं. अदर सच मूवीज छिछोरे वेयर दे टॉक अबाउट सुसाइड. थर्ड, क्लासिक सब्सटेंस के लिए इफ आपको क्लैरिटी चाहिए तो बेस्ट मूवीज उड़ता पंजाब, अब वो देख के भी क्लैरिटी ला सकते हो. Another movies, anything that you can think of, ma'am? तारे जमी पर, Oh yes, क्लासिक which- वन. yes, classic learning disability पे है वो. Yeah. Yes, so watching these movies आपको एक better insight मिलेगा, एक clarity मिलेगी about such disorders that we just discussed here. Yeah, and not just Bollywood movies. There are a lot of, I mean, not branding any of it here, but a lot of other Hollywood movies. मतलब बहुत सारी है जो आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये डिसऑर्डर्स वाले, मतलब डिसऑर्डर वाला जो एक पिक्चर होता है वो दिखता कैसे है, और जिनको ये होता है वो फेस क्या करते हैं, है ना. Right. तो ये सब देखने का या आपको देखने के लिए बोलने का, या फिर मतलब इतने केसेस डिस्कस करने का, शेयर करने का एक ही एजेंडा है, वांटिंग के कोई भी इंसान को हेल्प मिलने में डीले ना हो, है ना. अगर आप कोई भी, मतलब हमारे समाज के कोई भी लोग ये चीज़ें आइडेंटिफाई थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, आपको डायग्नोस नहीं करना, सिर्फ ये समझना है कि हाँ शायद इसको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास रेफ़र करना है. तो अगर आप ये समझ सकते हो, तो जितना अर्ली रेफरेंस हो जाएगा, जितना अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, उतना फ़ायदा होगा. Right. क्यों हम अर्ली ट्रीटमेंट की बात करते हैं, क्योंकि यू नो राइट, जितना डिले हो रहा है टाइम भी ज़्यादा लगेगा ठीक होने में, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, और अनफॉर्चुनेटली बहुत बार ये भी होता है कि डिले होने के चक्कर में इंसान रहता ही नहीं हमारे पास, है ना. बहुत बार हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन चीज़ है जो डायलॉग बड़े लोग बोलते हैं कि ये डिप्रेशन एंजाइटी सब आपके ज़माने में है, हमारे ज़माने में ऐसा कुछ होता ही नहीं था. Right. घटिया बात है, ऐसा कुछ नहीं है, उनके ज़माने में भी ये सब होता था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कोई फैशनेबल आज की चीज़ है इसलिए जाओ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास, ऐसा नहीं है. ये एक रियल चीज़ है. आप जितना डीले करोगे, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि वो, एज आई सेड, इंसान ना रहे. व्हाई डू यू थिंक सुसाइड रेट्स इतने हाई है? क्यों लोग सुसाइड कमिट करते हैं? ऐसा तो नहीं है आज ही बहुत गुस्सा आ गया और कर लिया, ऐसा कभी नहीं होता. बहुत सारी वार्निंग साइंस होती हैं जो लोग मिस करते हैं, है ना. तो वार्निंग साइंस समझना बहुत ज़रूरी है, रेफ़र करना बहुत ज़रूरी है, और फिर ट्रीटमेंट साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल जो भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है वो लेना बहुत ज़रूरी है. और इसीलिए आपसे हमारा ये निवेदन है कि आप इन चीज़ों को समझें. और अगेन गोइंग बैक टू द सेम थिंग, अगर आपको ये सवाल है कि क्या थेरेपी मेरे लिए या मेरे आसपास के किसी लोगों के लिए है, तो इनमें जो भी केसेस डिस्कस करे गए हैं, जो भी बताया गया है, उससे रिलेट करके समझने की कोशिश कीजिए कि हाँ अगर ऐसा कुछ है तो दिस इज़ एन इंडिकेशन, यू वॉचिंग दिस और लिसनिंग टू दिस इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन कि आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट कर सकते हो, राइट. Right. However, again, just giving you a small conditions apply there. अगर आपको या आपके आसपास में इसमें से कुछ भी नहीं है, there is clearly no anxiety, depression, mania, OCD, schizophrenia, dissociation, psychosomatic, मान लो कुछ भी नहीं है, does not mean आप थेरेपी के लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो, या आपको साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है. But to know more about that, at the second part of this podcast, who is therapy for or who all can come for therapy, stay tuned. Next time we are going to talk about other things, why therapy may be for you, or who all therapy is for.
Yeah. Right, So we right. close with this. Thank you for watching. Please share, subscribe to our channel if you like this content, and if you feel it is adding anything to your knowledge, awareness, please share it with your friends. It will be really helpful for the society and for us also. Right. Yes, Okay, yes. bye All bye. right. Bye.